वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राशिद साहब ज़रा बताइएगा कि किस तरह से मियां साहब और उनकी लीगल टीम उस वक्त फाइट करती थी, और जो ये बार बार हवाला राशिद साहब आज के दिन ये दिया जाता है कि प्रिजन रूल्स, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का रूल 197 बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत कोर्ट कर रही है, और फिर आपने भी जिस तरह से कहा कि ये जो जवाब पेश किया जा रहा है कि फिर तो हज़ारों कैदी वो इसी तरह से ये फैसिलिटीज़ को अवेल करने मांगेंगे, तो मियां साहब के उस केस के बाद और उनको बाहर जब जाने की इजाज़त दी गई उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ द डे ने, तो कितनी कोई एप्लीकेशंस उसके बाद आई थी प्रिजनर्स की तरफ से कि उनको भी उसी इलाज की तरह इलाज के लिए जो है वो बाहर मुंतकिल कर दिया जाए? ये केस भी उसी को नज़ीर बना के पेश किया गया था, है ना। इसमें गलत बात तो नहीं मैंने की। इसके अलावा जितने भी केसेस किए गए, जब शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली तो उन्हीं का जो बेल ऑर्डर था वो नज़ीर के तौर ही पे पेश किया जाता था, और बहुत सारे लोगों ने उस का जो है सहारा लिया और लोगों को बेल उस नज़ीर की वजह से मिली। जहाँ तक 50 रुपए का स्टैम्प पेपर की बात है, वो अंडरटेकिंग है। उसके अलावा जो है वो बेल बॉन्ड्स भी जमा कराए गए थे, और उस अंडरटेकिंग का ऑथर भी मैं हूँ। मैंने ही उसको बनाया था, और ये नहीं पता था मैं। कोर्ट के कहने पे था, कोर्ट का ऑर्डर था ये, और वो अंडरटेकिंग कोर्ट ने मांगी थी और वो कोर्ट के अंदर जमा कराई गई थी। जहां तक ताल्लुक है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रिजनर्स का डिफरेंट है। बट एक आदमी जो उसको एक कोर्ट के अंदर सजा दे दी गई हो, वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होता, वो एक कॉन्विक्ट होता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ ट्रीटमेंट हमेशा डिफरेंट रहा है, बिकॉज वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। यहाँ पे एक क्रिमिनलिटी का आंसर है, एक बदعنवानी का आंसर है, एक ऐसा आंसर है जिसको मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, बिकॉज इस वक्त मौजू सुखन ये नहीं है। मौजू तो सुखन ये है कि क्या इस तरह के मामलात के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जुबैरी साहब ने कमाल मेहरबानी से हवाला दिया कि नवाज शरीफ साहब के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी और साद रफीक साहब के भी और बाकी उनके रुफका के केसेस जो थे वो भी तो लड़े जाते थे, बिल्कुल लड़े जाते थे, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट कम होता था, लीगल ज़्यादा। और उन्होंने सही निशानदेही की है कि पीटीआई का जो सारा अंदरूनी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें हैं वो उनके अजीब से सिलसिले चल रहे हैं। बट आई एम नॉट देयर टू गिव अ सर्मन कि किसको क्या करना चाहिए। बुनियादी बात तो यही है अशरफ साहब के, शुड ही बी डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट के जब यहाँ पर? नो, नॉट एट ऑल, नोबडी। व्हाई शुड ही बी डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट? तो अगर तो अशरफ साहब हुकूमत रेजिस्ट करती है इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से रात 12 बजे तक? I don't think the government is resisting to give him medical treatment. No, I don't think so. Although I don't hold a brief for the government, but I know how the government works. बात ये है कि ये डिनायल की बात नहीं है, ये प्रोसीजरल चीज है कि किस तरीके से मैनेज करना है, सिक्योरिटी को मैनेज करना है, ये इंश्योर करना है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हों, ये इंश्योर करना है कि जो दवाइयाँ हैं, जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल हो। बाज़-औक़ात तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया डेंटिस्ट या डेंटल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनकी मशीनें नहीं चल रही थी। तो इससे तो एग्नी बढ़ जाती है कि आप बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाते हैं और फिर उसका जो माहौल होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सी द थिंग इज कि देर आर मेनी कंसिडरेशंस, और बहुत सारी कंसिडरेशंस ऐसी हैं जो हुकूमत शायद बरमला कह भी नहीं सकती। उनमें सिक्योरिटी का खास तौर पे एलिमेंट होता है। So I think that is what is under consideration, not that he should be denied medical facilities. I Right. don't think किसी के ज़हन में भी ये चीज़ आई है।
राइट बट एक तरफ अरशद साहब हम ये भी देख रहे हैं, मैं ज़ुबैर साहब आपसे की तरफ ये बात लेकर आना चाहूँगी कि गुज़िश्ता 3 साल से तो उनका मुसलसल मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की जाती थी, और जो रीसेंट जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी तमाम वो मेडिकल चेकअप्स की जो सीरीज़ ऑफ मेडिकल चेकअप्स, उसको सारी डिटेल्स जो है वो उसमें इनक्लोज थी, बट पिम्स अस्पताल से ही हो रहा था वो तमाम ट्रीटमेंट, जिसमें इमरान खान साहब को लेकर भी आया गया। अब अगर वो अपनी तसल्ली के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें कबाहत ही क्या है? और जबकि मियाँ साहब का भी जिक्र हो रहा है, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से भी उनके टेस्ट और सारी इलाज जो है वो होता रहा, दीगर अस्पताल में भी वो कई कई दिन तक जो है वो क़याम पज़ीर रहे हैं। सो एक ये ज़रूर आप ज़ुबैर साहब इस पे बात कीजिएगा, और दूसरा ये जो अभी आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, एक जो तासुर है कि हमेशा से जब अदालत का कोई फैसला सामने आता है तो हर उस बड़े फैसले के पीछे उसको एक डील या एनआरओ से तशबीह दे दी जाती है, उसको जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने सियासी हरीफ को इस बात पर ताना दे रही है कि अगर आप जल्दी मिठाई खा रहे हैं तो ये वही अदालतें हैं जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है जजेस आए, हल्फ उठाया, आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन प्रोसीडिंग्स का जो है वो बॉयकॉट करते थे। सो मुतनाज़ा फिर अदालतों को दोनों फरीकैन की जानिब से फिर बनाया जाता है, अल्टीमेटली लॉस जो है वो हमें इंस्टीट्यूशन का नजर आ रहा है, जो कि वंस द ट्रस्ट गेट्स इरोडेड बहुत अरसा लग जाता है उसको रीगेन होने में। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की बाकियात आप देख रहे हैं, ये 26वीं 27वीं तरमीम पे ये केस अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 26वीं तरमीम से पहले था। वो जजेस, क्योंकि वो फेडरल कोर्ट में ये लोग नहीं गए, इनसे वो पावर नैब के केस में भी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा इमरान खान की अपीलें आएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट से लेके वो फेडरल कोर्ट के पास लॉ बना दिया, सेकंड अपील वहां जाएगी। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में, और नकवी साहब ने क्या कहा और DGIS-PR ने क्या कहा। वो बल्कि मैं आज उनकी ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ कोट कर दूं, और मैं आप दोनों के व्यूज इस पे क्विकली चाहूंगी भी। जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने वो 2 एडवोकेट्स जो इस वक्त जेल की कस्टडी में हैं, ईमान मजारी और हादी अली चड्ढा, उनके केस में जो आज उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि सिस्टम पर हमसे कोई राय ना ही ले जाए तो बेहतर है, और जिस तरह से ये सिस्टम को पूरा, वो कहते हैं फैसल सिद्दीकी साहब वकील से मुखातिब होके कि सिस्टम को पूरा एक्सपोज होने दें, सिस्टम से केस गायब हो सकता है, हम नहीं तो परेशान ना हो, हम भी यहाँ मौजूद हैं। ये क्या बता रहे हैं हमें इनके ऑब्जर्वेशंस? देखिए ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सारी हटा दी गई, और जो चीज अगर उनको पसंद नहीं आती वो भी फौरन सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रांसफर कर दी जाती है फेडरल कोर्ट में। ठीक है, वो भी जजेस हैं, वो अपना फैसला करेंगे आईन और कानून के हिसाब से। देखिए, बिगेस्ट थिंग है कि इमरान खान अब निजी अस्पताल में सारे पॉलिटिकल लीडर्स, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल केसेस नहीं है, आपने जब नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हुए या XYZ जिसके खिलाफ केसेस, पहले हमेशा कहते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, आफ्टर ऑल नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्टेड थे। इवन आप देखिए मरहूम शहीद बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब को एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब से कन्विक्ट कराया गया, वो टेप्स आज भी मौजूद हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं उनसे, वो अवेलेबल हैं आपके पास, हमारे सबके पास, हमने सुने हैं। तो देखिए, ये कह देना कि जी वो तो वहां तो कॉजेज है कि जी उनको सजा दो शहीद बेनजीर भुट्टो को, और उसके बाद वो जजेस जिन्होंने दी वो फिर उनको जाना पड़ा अदालत से, वो भी आपके सामने है। ये सारी बातें ये तारीख का हिस्सा है। तो देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं, अगर सही भी बनते हैं तो वो कहते हैं ये पॉलिटिकल केस है। तो आप बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर रहा है, उस पर 180-90 FIRs आपने दर्ज कर दी, उसकी इज्जत के मामले में भी उसके खिलाफ केसेस हुए, उनके जो हर कोई जो केस लेता है तोशा खाना से, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, एक घड़ी के ऊपर इनको सजा दे दी गई 14 साल की। और फिर अल-कादिर ट्रस्ट में ये सारी चीजें, वो केसेस लगते नहीं, सस्पेंड होती नहीं माशाल्लाह। इनसे उस वक्त जब अदलिया थोड़ी बहुत आजाद थी, आप पूछिए हमारे बड़े भाई बैठे हैं अशरफ साहब बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं और बड़े बड़े वकील हैं, मंझे हुए वकील हैं, कि आपकी जो लीडरान थे उनको उससे मिली। जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने क्या, जब फैसला आया पहला उनके वो जो केस का नवाज शरीफ साहब का जो इसमें 2-3 से डिस्प्यूट हुआ, इनके लोगों ने आके बाहर सुप्रीम कोर्ट की मिठाइयां खाई, और बाद में फिर उनको उसमें डिस्क्वालीफाई किया गया नवाज शरीफ साहब को। कहा अप्रैल में जब पहला फैसला आया उसमें तो मिठाइयां बट रही थी सुप्रीम कोर्ट, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वहां मौजूद थे।
تو یہ کہنا کوئی آدمی اگر خوشی منا لیتا ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا کہ ایک فیصلہ آیا آفٹر آل ریلیف مل گئی، لیکن ملی اس باقیات جو سپریم کورٹ کی ہیں اس سے ریلیف ملی ہے. ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ فیڈرل کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ان کو کوئی ریلیف ہی نہیں ملتی کیونکہ کیس. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کراؤ تو وہ کرائی نہیں گئی، اور جب کنٹمپٹ فائل کی تو وہ فارغ کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو دیکھیں نا یہ سب چیزیں، تو شکر کریں کہ ان کے لیڈران جو تھے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو جس طرح 26ویں سزائی تضمین اور جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے، جو بھی ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ قانون جب وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ وقت بھی بدل جائے گا. یہ بیسک دنیا کا اصول ہے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہے، آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی، کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اللہ یہ بدلتا رہتا ہے حالات. جب یہ آئیں گے تو یہی عدالتیں ان کے خلاف فیصلے اس وقت نہ کریں جب ان کو آزاد عدلیہ کی ضرورت پڑے گی. رائٹ. اور آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ. اشرف صاحب بریفلی بس اسی پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یو فیل دیٹ بیٹر سینس مسٹ پریویل؟ Better sense should always prevail, regardless of who is in the Prime Minister's office, regardless of who is in the government. It is the obligation. یہ ایک بنیادی جو ہے obligation ہے حکومت کے اوپر کہ وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے، چاہے وہ کانوکٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب کووڈ تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی اور اس میں سو موٹو بھی تھا، اور اس کے اندر میں نے بھی تھوڑی سی کنٹریبیوشن کی ایز اے مائکرس کہ جو لوگ جو ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو ورنریبل ہیں، ان کو بیل دے دی جائے. تو اس وقت تو سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اس قسم کے کوئی بوجھ جس طرح کے زبیری صاحب فرما رہے ہیں نہیں تھے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا، حالانکہ وہ بنیادی حقوق کی بات تھی. سو اٹ از ناٹ ریئلی کہ کوئی پریشر ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے جو پریشرز ہوتے ہیں وہ دے آر فرام ود ان، وہ آپ کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں. کسی جج کے اوپر اگر کوئی پریشر ڈالے تو جج کے پاس تو اختیار ہے نا کہ وہ کہے کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا اور ٹرانسفر کر دے. تو آئی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دس. آپ شاید یہ سمجھیں، اور شاید میں ہوں ایسا، کہ میں اوورلی آپٹمسٹک آدمی ہوں. مجھے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ بہتری ہی کی طرف معاملات چلیں گے. اور بہت اچھی بات کی تھی غوث علی شاہ صاحب نے، انہوں نے مجھے کہا اشتر میاں دس ٹو شل پاس. یس. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب عدالتوں میں 99 نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ دن بھی یاد ہیں جب مارشل لاء تھا اور ہم مارشل لاء کورٹس میں جایا کرتے تھے. تو وہ دن گزر گئے اور بہتری ہی کی طرف جانا ہے. میں گزارش کروں گا تمام یہ ہمارے لیڈر ہیں عابد زبیری صاحب، یہ ہم سب کو مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر ہم دائرے میں گھومتے رہے تو ہم منزل کھو بیٹھیں گے. So let's all work towards reforming the system. And that can be done اگر ہم ایک زبان سے بولیں، ایک نہج پہ چلیں. اور آج میں پرائم منسٹر کی بات سن رہا تھا جو انہوں نے کی، اور میں نے ان کا پہلے بھی کانڈکٹ دیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ خیر سگالی کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ ہاتھ آگے بڑھایا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے وقت ہے کہ ہم بیٹھیں اور پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگائیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل. پاکستان ہے تو یہ عدالتیں ہیں، پاکستان ہے تو بار ایسوسیشنز ہیں. سو اللہ کرے ہم بہتری کی طرف چلیں اور پاکستان کا ستارہ سر بلند کریں. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ اشتر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. عابد زبیری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور الینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.